चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 की तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं और क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है? और क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष परमाणु के आधार पर समझा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सकता है, नहीं कोई पहुंच सकता है, नहीं कोई पहुंचा है और नहीं कोई पहुंच सकता है। और पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक प्रक्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता रहता है और इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होती है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। और पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूप्रपटी से क्रोड तक सभी पदार्थ परत के रूप में विभाजित हैं। और यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। और यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। देखते हैं भूगर्भ की जानकारी के साधन देखें। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है और पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थों का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इनकी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण पर भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत देखें तो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अर्थात ये वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है और इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थितियों को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं और संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये है गहरे समुद्र में परिवर्धन परियोजना और शान्वित महासागरीय परिवर्धन परियोजना। आज तक सबसे गहरा परिवर्धन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है और इन परियोजनाओं तथा बहुत ही सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थ के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। और ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है, तथापि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अब प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में देखें तो पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में भी वृद्धि होती है। और इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दाब और घनत्व में इस परिवर्तन के दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखे हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का
सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। और पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, और जो कभी कभी धरती तक पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होती, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह यानी पृथ्वी बना हुआ है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों से गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थ का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारणों से भी प्रभावित होता है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देता है, और चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। और उसके बाद भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी के आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं भूकंप के बारे में चर्चा करें। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। असाधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है और ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है, और प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की शैल में गहन दरारें भी भ्रंश होती है, और भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहां ऊपर के शैल खंड दबाव डालते हैं और उनके पास उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, और इससे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों का महसूस किया जाता है, और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, यानी 90 डिग्री के कोण पर होता है। उसके बाद भूकंपीय तरंगे के बारे में देखें तो सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे, और अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। और उसके बाद भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। जैसे चित्र 3.1 में भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाया गया है। और उसके बाद यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करती है। बुनावटी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक तरंगे और भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे होती हैं। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के कारण पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए उन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों तथा एवं धरातलीय शैलों के अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है और अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परिवर्तन एवं आवर्तन होता है और इससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। और भूगर्भिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं, इन्हें पी तरंगे और एस तरंगे कहते हैं। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसे प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती है और ये तरंगे तरल और ठोस 3 प्रकार के पदार्थों से गुजरती है। ऐसे तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। और ऐसे तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थ के ही माध्यम से चलती है। और ऐसे तरंगों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता
विशेषता है। इस विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की है और परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनि होकर वापस लौटती है, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। अवधारणातलीय तरंगे भूलेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इनसे सेल भी स्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है। उसके बाद देखें भूकंपीय तरंगों का संचरण के बारे में देखें। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो सेलों के कंपन पैदा होती है और पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में समानांतर होती है और यह संचरण गति की दिशा में भी पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके यानी दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया भी पैदा होती है। अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है और ऐसे तरंगें ऊर्ध्वाधर तल से तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। छाया क्षेत्र का उद्भव देखें तो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखी होती है और यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है और ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। और विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होती है। जैसे 3.2 में ब में भी दिखाया गया है पी तरंग और एस तरंगों के बारे में। जैसे पी तरंग के छाया क्षेत्र है और ये एस तरंग के छाया क्षेत्र ये वाला चित्र है। और उसके बाद पी तरंग और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है चित्रों में। और यह देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं और भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंग के पहुंचने के ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों की अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकारों की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है और 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र से ऐसे तरंगें नहीं पहुंचती। इस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है और भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के यानी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होती है। और इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार से बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग में भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र से पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ 28 में भी दिया गया है। भूकंप के प्रकार देखें। सामान्यतः विवर्तनी के भूकंप ही अधिक आते हैं और ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा है एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। तीसरा है खनन क्षेत्रों से कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है और जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है। चौथा है कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन आती है और इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहा जाता है। पांचवा है जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंपों के माप के बारे में देखें। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है और इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता यानी गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक
मरकैली के नाम पर जाना जाता है। यह झटके से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। भूकंप के प्रभाव के बारे में देखें तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है, जैसे भूमि का हिलना होता है, धरातलीय विसंगति होती है, भूस्खलन या पंकस्खलन होता है, मृदा द्रवण होता है, धरातल का एक तरफ झुकना होता है, हिमस्खलन होता है और धरातलीय विस्थापन भी होता है। बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़ आता है और आग लगता है। इमारतों का टूटना तथा उसके बाद ढांचों का ध्वस्त होना भी होता है भूकंप से, और वस्तुओं का गिरना होता है। सुनामी भी आती है भूकंप से। उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जाता है, जबकि अन्य इनको उस क्षेत्र में होने वाले जन और धन की हानि से समझा जाता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप की अधिकेंद्र समुद्री अधस्तल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है और तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति के बारे में देखें। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और तीव्र भूकंप के झटके से जन धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र 2 भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस होते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे और प्रायः यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने का संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग 1 मिनट हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना के बारे में देखें तो पृथ्वी की संरचना के बारे में सबसे पहले भूप्रपटी के बारे में देखते हैं। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है और मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। और उसके बाद मेंटल के बारे में देखें। भूगर्भ में प्रपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है और यह मोह आसंतज्ञ से आरंभ होकर 29 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है और एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है और इसका विस्तार 400 किलोमीटर का आका गया है। और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। भूप्रपटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है और यह ठोस अवस्था में है। उसके बाद क्रोड के बारे में देखें। जैसे कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड के समझने में सहायता की है। क्रोड और मेंटल का सीमा 29 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है और क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः निकेल और लोह का बना है। इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप के बारे में देखें। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे और ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। और यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो और अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाती है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक हम पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में हैं यह मैग्मा कहलाता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है और जब यह भूप्रपटी के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ये वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े का मलबा यानी ज्वलखंड राष्ट्र जिसमें है और ज्वालामुखी बम, राख,
और धूल कण और गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन्स भी शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आकार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकृत किया गया है और कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार की है। उसके जैसे देखते हैं सिल्ट ज्वालामुखी के बारे में देखें। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सिल्ट ज्वालामुखी सबसे विशाल है और हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होते हैं और इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होती है। और यदि किसी तरह निकास नलिकाएं से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकते हैं और अन्यथा कम विस्फोट होना भी इसी की विशेषताएं हैं। और इस ज्वालामुखी से लावा फुवारे के रूप में निकलते हैं और निकास पर एक शंकु बना होता है जो सिडनु शंकु के रूप में विकसित होता है। उसके बाद मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में देखें। इस ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और श्यान यानी गाढ़ा और चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं और इस लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडा जिसमें पदार्थ और राख भी धरातल पर पहुंचती है और यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा होती है जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखती है। उसके बाद ज्वालामुखी कुंड के बारे में देखिए। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी। आमतौर पर ये इतने विस्फोट होते हैं कि जब इसमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाती है और धंसे हुए विध्वंस गर्त यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं उससे ही ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। और इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनके बहुत पास स्थित है और इसके पास निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। उसके बाद बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के बारे में देखें। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक निकलते हैं और संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढक जाते हैं और इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं और कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाते हैं। और भारत का दक्कन ट्रेप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ है। उसके बाद मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी के बारे में देखें। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिन में फैली हुई है और इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होते रहते हैं और अगले अध्याय में हम इसके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी स्थलाकृतियां अंतर्वेदी आकृतियों के बारे में देखें। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से अग्नेय सेल बनती है। लावा का यह जमाव या जो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेल परतों में ही हो जाते हैं। लावा के ठंडा होने के स्थान पर अग्नेय सेल का वर्गीकरण किया जाता है जैसे ज्वालामुखी सेल यानी यह है। पहला है ज्वालामुखीय सैलो यानी जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है वहीं ज्वालामुखीय सैल होते हैं। दूसरा है पतालीय सैल यानी जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जमा हो जाते हैं। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाते हैं तो इनकी आकृति बनती है और ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती है। इनमें से कुछ यहाँ चित्र दिखाया गया है। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ हैं जैसे यह मिश्रित ज्वालामुखी लावा मेसा। उसके बाद सिंडर शंकु है, ज्वालामुखी नलिकाएं है, ज्वालामुखी नलिकाएं शिल है। उसके बाद लेकोथिल है, भीति है, स्कंद है, महास्कंद है। उसके बाद लावा पठार यानी बाढ़वृत्त ज्वालामुखी और ज्वालामुखी डोम के साथ भ्रंश शंकु है। उसके बाद विकिरणकारी भीति के साथ ज्वालामुखी ग्रीवा है और सिंडर शंकु के साथ ज्वालामुखी शंकु है।
उसके बाद देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही उसके बाद बैथोलिक के बारे में देखिए, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाते हैं तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। और उसके बाद अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होती है और ये विशाल क्षेत्र में फैल जाती है और कभी कभी इनकी गहराई भी अधिक किलोमीटर तक होती है। और ये ग्रेनाइट के बने पिंड है और इन्हें बैथोलिक कहा जाता है, जो मैग्मा भंडार के जमे हुए भाग है। उसके बाद लेकोथिक के बारे में देखें, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल और एक पाइप रूपी वाहक नली के रूप में जुड़ा होता है और इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाली मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अतः केवल यह होता है कि लेकोथिक इन गहराई में पाए जाते हैं और कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर उसके बाद अधिकतर अब अपतित हो चुकी हुई धरातल पर देखी जा सकती है और ये लेकोथिक और बैथोलिक के अच्छे उदाहरण है। उसके बाद है लेपोथिक है, पेकोलिथ है और सिल है। तो ऊपर उठे लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है और यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जमा हो जाता है और यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाती है तो यह होती है लेपोथिक कहलाती है। और कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें की मुर्दार अवस्था में अपनति के ऊपर और अभिन्नति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा यानी लहरदार चट्टानों एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडार में जुड़ी होती है, यानी जो क्रमशः बैथोलिक में विकसित होती है, यही एनोफेकोलिथ कहलाते हैं। और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है और जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है और कम मोटाई वाले जमाव को सीट और घने मोटाई वाले जमाव को सील कहते हैं। और उसके बाद डाइक के बारे में देखें, जब लावा का प्रवाह दरारों से धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो इस दीवार की भांति संरचना बनती है और यही संरचना डाइक कहलाती है। और पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टाने में यह आकृति बहुताया पाई जाती है और ज्वालामुखी उद्गार से बने डक्कन ट्रेप के विकास में डाइक के उद्गार की वाहक समझी जाती है।